हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ट्विटर्स। मेरा नाम है सौम्या ओझा और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके सीयूईटी एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ सिंस दिस इज अ डिलीटेड चैप्टर, आई हैव पुट अप every possible questions from every topic of this chapter. So even if you're watching it this at the very last moment, this is going to be a savior. Now, what I need from your side is your active engagement. I want you to put up answers to every question shown over here in the comment section down below, ताकि आपको याद रहे कि आपने ये कमेंट डाला था। एंड जो भी आपके मिस्टेक्स होते हैं वो आप किसी मिस्टेक बुक में लिख लो ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। ऑलराइट, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द मोस्ट फेमस अर्ली पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हु रोट द बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ऑप्शंस है कार्ल मार्क्स, जॉन एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो। करेक्ट आंसर है एडम स्मिथ। ऑलराइट, वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ। What economic philosophy supported by Adam Smith argues that the market free from all kinds of regulations benefits society as individuals pursuing their own self-interest, stimulate the economy and create more wealth? Keynesian economics, supply side economics, laissez-faire, mercantilism. ठीक है, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? laissez-faire. I don't know how to pronounce it, but ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नाउ सीयूटी में इसका क्या मीनिंग है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इट इज अ फ्रेंच फ्रेज जिसका मतलब होता है लीव अलोन या लेट इट बी। लीव अलोन क्या? मार्केट। मार्केट को मार्केट में जब कोई गवर्नमेंट रेगुलेशंस नहीं रहेगी, कोई भी सोशल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स उसको रेगुलेट नहीं करेगा, देन इट विल बी एबल टू बेनिफिट द होल सोसाइटी इजिली। ठीक है, इसलिए एडम स्मिथ ने फ्री मार्केट के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया था, जहां पे कोई रेगुलेशंस नहीं है, मार्केट अपने आप सबको सपोर्ट करती है, सोसाइटी को बेनिफिट करती है। ना इससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट आता है इनविजिबल हैंड। ठीक है, तो वो भी एडम स्मिथ ने दिया था ये कॉन्सेप्ट कि कैसे जो मार्केट है, जो मार्केट होता क्या है, इट इज अ सीरीज ऑफ इंडिविजुअल एक्सचेंजेस। कैसे हम कुछ खरीदते हैं, पैसे देते हैं, जिससे हम खुद बेनिफिट होते हैं, राइट? तो इट्स लाइक अ सीरीज ऑफ इंडिविजुअल एक्सचेंजेस विच ओवरऑल लीड्स टू द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, जैसे कैसे बेनिफिट होते हैं इंडिविजुअल्स मार्केट में इन्वॉल्व होकर, वैसे अगर सब होने लगे तो इट ओवरऑल लीड्स टू द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। इसी को हम एक इनविजिबल हैंड बोलते हैं। मतलब एक ऐसी फोर्स रहती है कि कैसे मार्केट जो एक इंडिविजुअल नीड्स को फुलफिल करता है, दैट टर्न आउट टू बी द यू नो द बेनिफिटर ऑफ द होल सोसाइटी। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द इनविजिबल हैंड। एक फोर्स रहती है जो इस कॉन्सेप्ट को इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे ले जाती है उस बेनिफिट को। ठीक है, दिस इज इट। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, इनविजिबल हैंड, ये सब वो सब एडम स्मिथ से रिलेटेड। ठीक है, now the next question is, what is a common feature of social and economic organization in most agrarian societies around the world? ठीक है, A periodic markets, B daily markets, C monthly markets and D annual। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है पीरियोडिक मार्केट्स। ठीक है, नाउ डेली, मंथली, एनुअल तो होते ही हैं, बट अगर उसे एक टर्म दिया जाए तो वो पीरियोडिक होता है, मतलब किसी पीरियड के बाद, भले वो डेली हो सकता है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, वैसे। ठीक है, सो पीरियोडिक इज द करेक्ट आंसर। Next question is, who is known as the fountainhead of contemporary economic thought? This is a very important question. क्या आंसर होगा इसका? Adam Smith. Adam Smith is the correct answer. Our next question is, what major change occurred in tribal areas after they were brought under the control of colonial state? क्या changes हुए थे tribal areas में जब वो colonialism के अंडर आ गया था? ठीक है, they were brought under the control of the colonial state. A, they were isolated. B, they were incorporated. C, they were left to operate independently. They were converted into urban areas. इसका correct answer है they were incorporated into wider regional and national economies। ठीक है, कैसे? colonialism के टाइम पे ट्राइबल एरियाज जो थे, जितने भी आउटस्कर्ट्स में जो एरियाज थे, वो उसमें से मतलब उसे कनेक्ट किया गया था रीजनल एंड नेशनल इकोनॉमी से। कैसे वहां के जो सोर्सेज रहते थे, जैसे हमने पढ़ा है पहले, नेशनल जो हमारे फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उसको एक्सप्लॉइट किया गया, एंड दैट इवेंचुअली आगे चलकर लेड टू दी exploitation done by the money lenders and traders over there in these tribal areas। ठीक है, सो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जैसे ब्रिटिशर्स आती थी, हमारे सारी चीजों को एक्सप्लॉइट करती थी, तो वैसे ही उन्होंने ट्राइबल एरियाज में भी जो ट्राइबल प्रोड्यूस रहता है उसको भी एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, उसको भी लेना शुरू कर दिया। ठीक है, our next question is, besides the exchange of goods, what is another primary function of the weekly heart in rural and urban India, especially in hilly and forested areas inhabited by आदिवासी यानी कि ट्राइबल्स? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है
It is a place for social interaction such as meeting kin, arranging marriages and exchange gossip. ठीक है. It serves as a place for political rallies. No, वहाँ पे उस टाइम political rallies नहीं. It is a venue for religious ceremonies. No, हो सकते हैं but book में नहीं दिया है. It is used for educational purposes. No. ठीक है. So primary purpose बेसिकली जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स है उसके अलावा क्या होता था, लोग आपस में मिलने जाते थे, आपस में मिलने जाते थे एंड लोग बात करते थे. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. Our next question is in the weekly market of Bastar district, ठीक है, who are the main buyers and who are the main sellers? Now this is the question. जो वीकली हार्ट ऑफ बस्तर डिस्ट्रिक्ट जो कि धुराई विलेज में है छत्तीसगढ़ में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. ठीक है, ये भी मैंने बता दिया. सो कौन उसमें मेन बायर्स है और कौन उसमें मेन सेलर्स है, ये सारे ऑप्शंस है. इसका करेक्ट ऑप्शन है मेन बायर्स आर आदिवासीज एंड मेन सेलर्स आर कास्ट हिंदूज. ठीक है, कास्ट हिंदूज जो कि ट्रेडर्स हैं बेसिकली. सो इट्स नॉट लाइक दैट कि सिर्फ आदिवासी ही बायर्स है और सिर्फ कास्ट हिंदूज जो ट्रेडर्स है वो सेलर्स है. नहीं, दोनों आपस में एक्सचेंज करते हैं, गुड्स खरीदते हैं, गुड्स लेते भी है. तो आदिवासी यानी कि जो लोकल्स वहां पे रहते हैं वो क्या बेचते हैं, अपना एग्रीकल्चरल और फॉरेस्ट प्रोड्यूस. एंड ट्रेडर्स क्या बेचते हैं, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है और जैसे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स है जैसे सॉल्ट हो गया, टर्मरिक हो गया, ये सब एंड बैंगल्स, ये सब बेचते थे. ठीक है ना. इस कॉन्सेप्ट में से जो मेन बायर्स है, सबसे ज्यादा कौन क्या खरीदता था, आदिवासी खरीदते थे इन लोगों से, ट्रेडर्स से, एंड कास्ट हिंदूज बेचते थे इन लोगों को. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर आदिवासीज एट द वीकली मार्केट इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, इसका ये सारे ऑप्शंस है. करेक्ट आंसर क्या होगा, सेलिंग फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड फ्रॉम वेज लेबर. वेज लेबर मतलब कुछ ना कुछ काम होता होगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में या कहीं किसी डिपार्टमेंट में, और फिर वो काम भी करते थे बहुत सारी जगह, तो उससे जो उन्हें वेज मिलता था उससे वो कमाते थे. एंड दिस यूज टू सेल फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बोला. ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर. सेलिंग मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ये तो ट्रेडर्स करते थे. बाइंग एंड रीसेलिंग गुड्स, नो, दिस इज नॉट हियर. प्रोवाइडिंग सर्विसेज तो बिल्कुल भी नहीं है, सेंस ही नहीं बनता इसका. नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड जेल, what does the layout of the market in Bastar district symbolize? ठीक है, options: the economic prosperity of the region, the variety of the goods available in the market, the hierarchical intergroup social relations in the region, the geographical features of the region. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है the hierarchical intergroup social relations in the region. Now इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन थे एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिन्होंने धुराई विलेज को पढ़ा, समझा और क्या मतलब बस्तर डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, ये वीकली हार्ट को समझा. तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और इसका आंसर आएगा अल्फ्रेड जेल. ठीक है, नाउ अल्फ्रेड जेल के अकॉर्डिंग क्या था ऐसा लेआउट ऑफ द मार्केट, मतलब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी, क्या था क्या नहीं था. तो इसका करेक्ट आंसर है हायरार्किकल इंटरग्रुप सोशल रिलेशंस इन द रीजन. हायरार्किकल मतलब किसी ऑर्डर में, ये टॉप क्लास है मतलब टॉप कास्ट है और नीचे लो कास्ट है, ऐसे करके. नाउ टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि कैसे यहाँ का जो इंटरग्रुप सोशल रिलेशंस था वो कैसे एक हायरार्की में चलता है. ठीक है, तो पहले जो सेंट्रल जोन रहता है ना हमारे मार्केट का, उसमें कौन बैठते थे, हमारे राजपूत जूलर्स, एंड जो हमारे मेनली कास्ट हिंदू ट्रेडर्स रहते थे ना, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स प्रोड्यूस करते हैं वो बैठते थे. एंड ये आउटर सर्कल में कौन बैठता था, हमारे बेसिकली ट्राइबल्स जो फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेचते थे. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट इट मेंट, मतलब हायरार्किकल, क्योंकि राजपूत एंड हिंदूज जो थे जो भी कास्ट ट्रेडर्स थे वो ऊपर आते हैं, हायरार्की में ऊपर आते हैं, तो इसलिए दे आर यूज्ड टू सिट इन द सेंट्रल जोन्स ऑफ द बाजार of the of the bazaar, and the people who were like low caste and जो tribals थे, जो local लोग थे, वो outer circle में बैठते थे. Alright, our next question is in the context of the weekly market, how do interactions between tribals and non-tribal traders differ from those between Hindus of the same community? ठीक है, ये सारे इसके ऑप्शंस है एंड इसका करेक्ट आंसर है दे एक्सप्रेस हायरार्की एंड सोशल डिस्टेंस. ठीक है, जैसे मैंने बताया कि कैसे इवन दो वो लोग सेम मार्केट में सेम बाजार में अपना एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स का, मनी का, बट स्टिल देयर इज अ हायरार्की एंड अ सोशल डिस्टेंस, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन से बताया. तो ट्राइबल्स एंड नॉन ट्राइबल्स जो लोकल्स है बेसिकली वो तो यहाँ पे रहते हैं आउटर सर्कल में, बट जो हिंदूज हैं और फिर जो मेनली कास्ट हिंदू ट्रेडर्स जो हैं एंड राजपूत जूलर्स है वो इनर सर्कल सेंट्रल जोन्स में बैठते हैं बाजार के. ठीक है, मार्केट के. Now, the next question is,
What has recent historical research showed about India's economy in the late pre-colonial period? Options: it was primarily organized. B, it was already extensively monetized. C, it was relatively isolated. And D, it was primarily based on the barter system. ठीक है? इसका correct answer क्या है? It was already extensively monetized with trade carried out using money. Now हम ऐसा usually assume करते हैं, मतलब ऐसा हमें बताया भी जाता था कि कैसे पहले की सोसाइटीज में प्री कॉलोनियल पीरियड में इंडिया की इकोनॉमी काफी ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट होती थी। वहां पे नॉन मार्केट एक्सचेंज चलते थे, जैसे जजमानी सिस्टम हो गया वैसे करके। बट द थिंग इज दैट दिस इज नॉट ट्रू। यहाँ पे भी उस टाइम में भी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स रहते थे, ट्रेडिंग सेंटर्स रहते थे, एंड मनी का यूटिलाइजेशन होता था, क्रेडिट यूज होता था अलग अलग तरीके से। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इट वॉज ऑलरेडी एक्सटेंसिवली मोनिटाइज, क्योंकि हम गुड्स भी एक्सपोर्ट करते थे उस टाइम पहले से, एंड द ट्रेड वाज कैरिड आउट यूजिंग मनी। दिस इज डन। Our next question is, what was the hundi used for in the traditional trading communities or castes? ठीक है, हुंडी का मतलब होता क्या था? It was used as a form of currency. It was used to pay taxes. It was an instrument of exchange and credit that allowed merchants to engage in long distance trade. It was a legal document used to resolve disputes. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? It was an instrument of exchange and credit that allowed merchants to engage in long distance trade. ठीक है, it's like a bill of exchange. ठीक है, क्रेडिट सिस्टम है जो मर्चेंट्स को अलाउ करता था कि वो अपने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में जाए और फिर वो क्रेडिट को यूज करे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड मनी के लिए। ऑलराइट, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statements is true about the Nattukottai Chetiyars or Nakaratas of Tamil Nadu? Now, ये जो टर्म है ना नकरटर्स, ये इस क्वेश्चन में भी आ सकता है कि कैसे हुंडी यूज होता है नकरटर्स में, या जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज है, ट्रेडिंग कास्ट है, उसका मतलब क्या होता है। तो उसमें भी यही लिखना है कि इट्स अ क्रेडिट सिस्टम जो कि पहले यूज होता था मर्चेंट्स में जब वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करते थे। ठीक है, नाउ इसका क्या है, क्या ट्रू स्टेटमेंट है? तो their banking and trade activities were separate. They expanded their business activities to Southeast Asia. Their economic activities represented a form of capitalism. Nope. Their business firms were distinct from the family structures. The correct answer है, they expanded their business activities to Southeast Asia and Ceylon. Ceylon मतलब श्रीलंका, through their extensive caste-based social networks. ठीक है, नाउ ये जो कम्युनिटी थी ना वो कमर्शियल एक्टिविटीज में इंडल्ज होती थी, बट इंडिविजुअली नहीं, अपने पूरे जो सोशल स्ट्रक्चर्स है, कास्ट, किन, फैमिली के अकॉर्डिंग वैसे। ठीक है, दे यूज टू बेसिकली engage in business activities within their community and do it with the other communities as well, but as in a collective form. ठीक है, फैमिली जो जॉइंट फैमिली जैसे होता है ना, वैसे ही वो लोग सारे एक्टिविटीज करते थे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर बैंकिंग एंड ट्रेड एक्टिविटीज आर सेपरेट फ्रॉम द सोशल स्ट्रक्चर्स? बिल्कुल भी नहीं, जैसे मैंने बोला सोशल स्ट्रक्चर्स से ही इंक्लूडेड रहते थे वो। Their economic activities represented a form of capitalism identical to that which arose in Europe? No, because Europe में तो individual basis से कैपिटलिज्म चलता है, यहाँ पे तो जॉइंट फैमिली कलेक्टिवली इसमें इंडल्ज हो रही है। देयर बिजनेस फॉर्म्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम देयर फैमिली स्ट्रक्चर्स? नो, फैमिली स्ट्रक्चर्स में ही बिजनेस फॉर्म्स रहता था, मतलब इट्स प्रीटी मच सिमिलर। तो ये करेक्ट आंसर आपका बचेगा। They expanded their business activities to Southeast Asia and Ceylon through their extensive caste-based या social structure based social networks. ठीक है, our next question is, what is unique about the Nakarata's form of capitalism? आ गया question. It was based on individual ownership. It was deeply embedded in the social organization. It was based on the separation of business and family structures. It was identical to the forms of the capitalism that arose in Europe. इसका करेक्ट आंसर ये है, it was deeply embedded in the social organization of the community with business activity carried out within the social structures. जैसे मैंने बताया सिंपल भाषा में, बिजनेस यूजुअली सोशल स्ट्रक्चर्स के विद इन ही होती थी ये सारी कम्युनिटीज में, एंड इट्स नॉट रिलेटेड टू इंडिविजुअल ओनरशिप, फैमिली ओनरशिप, जॉइंट फैमिली ओनरशिप रहती थी यहाँ पे। इट वॉज बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ बिजनेस एंड फैमिली स्ट्रक्चर्स? नो, बिजनेस एंड फैमिली स्ट्रक्चर्स पहली बार मिले थे यहाँ पे नकरेटिस कम्युनिटी में। इट वॉज आइडेंटिकल टू द फॉर्म्स ऑफ कैपिटलिज्म दैट अरोज इन यूरोप? नो, यूरोप में तो इंडिविजुअल लेवल पे होता है। तो दिस इज इट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, what assured public confidence in Nakarata's banking system? Options: government regulations and control, the reputations, decisions, and reserve deposits shared among the Nakaratas, the use of modern technology and digital banking, the size and number of transactions handled by the bank.
इसका करेक्ट आंसर है द रेपुटेशन डिसीजंस एंड रिजर्व डिपॉजिट शेयर्ड अमंग द न क्रेडिटर्स। ठीक है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड कंट्रोल्स नहीं, फैमिली बेसिस है ना इसका, पूरे बिजनेस एंड कमर्शियल एक्टिविटीज का, तो गवर्नमेंट कहाँ से आएगी? द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग नहीं, कम्युनिटी है छोटी सी, छोटी सी नहीं मतलब कम्युनिटी है जो अपने आप जॉइंट फैमिली फर्म्स यूज करती है अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए। द साइज एंड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैंडल्ड बाय द बैंक, नो, दिस इज नॉट द रीजन, इट इज बिकॉज ऑफ द रेपुटेशन। कैसे एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि हाँ ये कम्युनिटी फैमिली को लेकर अपने पूरे बिजनेस को करती है, तो वो जो पब्लिक कॉन्फिडेंस आता है वो रेपुटेशन से ही आता है, डिसीजन से ही आता है, एंड कलेक्टिवनेस से आता है। ठीक है, डिपॉजिट शेयर अमंग द न करेक्टर्स, दिस इज द करेक्ट आंसर। कहीं पे भी रेपुटेशन, डिसीजंस एंड रिजर्व डिपॉजिट्स टर्म आए न करेक्टर से रिलेटेड, यही करेक्ट ऑप्शन होगा इस केस में ना। जो नकरेटस बैंकिंग सिस्टम है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस टाइप का बैंकिंग सिस्टम था। तो एज आई सेड, वो जॉइंट फैमिली पूरा जो रहता है हमारा कमर्शियल एक्टिविटी उसी से रिलेटेड होगा ना। तो जॉइंट फैमिली फर्म्स होते हैं, यहाँ पे अकाउंट भी, यहाँ पे मतलब जो इन्वॉल्वमेंट भी रहता था वो पूरे फैमिली का रहता था, पूरे सोशल स्ट्रक्चर का रहता था। And next question is, what is the significance of Vaisya or Vaishya Varna in Indian society? Highest caste है, highest status है, indicates the importance of merchants and trade, फिक्स आइडेंटिटी है और एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? यप, it indicates the importance of merchants and trade. It represents the highest status in the caste system. No, वो ब्राह्मण and क्षत्रियस का है। It is a fixed identity that cannot be changed. Now, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, but it is not a fixed identity. ये पहली वर्ण है हमारी जो फिक्स आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि एक क्लेम्ड आइडेंटिटी है। जैसे बुक में दिया होगा कि कैसे पारसीज एंड और अलग कम्युनिटीज ने इस टर्म को मतलब इस कम्युनिटी में आने लगे वो, क्योंकि उनका काम ही था मर्चेंट एंड ट्रेड से रिलेटेड। ठीक है, इट इज एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, नो। ठीक है, तो इट इज रिलेटेड टू मर्चेंट्स एंड ट्रेड इन द इंडियन सोसाइटी। नाउ इट इज नॉट अ फिक्स आइडेंटिटी, एज आई सेड, इट इज अ क्लेम्ड आइडेंटिटी। कोई भी जो भी मर्चेंट्स एंड ट्रेड से रिलेटेड है, जो भी कम्युनिटीज आती है इसमें एक्सटेंसिवली, वो वैश्य कम्युनिटी में ही आएंगी। इट इज अ क्लेम्ड आइडेंटिटी। Our next question is, what led to the creation of a caste monopoly within the certain areas of business? कैसे caste monopoly आती है? I mean, how does it get created in the area of business? Caste monopoly कैसे आती है इस business वाले area में? So these are the options: government regulations and policies, the tendency of businessmen to trust and do business within their own community or kin and group, the influence of foreign traders and businesses, the availability of natural resources in certain regions. इसका correct answer है हमारा, yep, the tendency of businessmen to trust and do business within their own community or kin group. कैसे उधर हमने नकाराटर्स के एग्जाम्पल में देखा कैसे उनकी रेपुटेशन है, कैसे उनका डिसीजन है, कैसे उनकी कलेक्टिवनेस है, वो बिल्डअप करती है पब्लिक कॉन्फिडेंस। तो वैसे ही कास्ट मोनोपोली कब होती है? जब बिजनेसमैन होते हैं, जो बाकी सारे लोग होते हैं, वो ट्रस्ट करने लगते हैं एंड दे डू बिजनेस विद इन देयर ओन कम्युनिटी, एंड वो काफी ज्यादा फ्लरिश हो जाते हैं बिकॉज लोगों के बीच में ट्रस्ट रहता है एंड वो लोग सेम फैमिली और सेम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो और अच्छे से बिजनेस बढ़ता है, कमर्शियल एक्टिविटी होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which group controlled the long distance trade in salt during the colonial period? This is a very important question, इस पे ध्यान देना। इसका करेक्ट आंसर है द बंजारास। अब इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं, क्योंकि सिंपल एक सेंटेंस दी हुई थी कि कैसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो होता था सॉल्ट का कॉलोनियल पीरियड के टाइम में, वो कौन यूजुअली उसका इनिशिएट करता था? तो इट वाज बंजारास। ठीक है, इस क्वेश्चंस में मतलब ये जो ट्रेड से रिलेटेड है, इसमें हुंडी जरूर याद रखना। इट्स लाइक अ बिल ऑफ एक्सचेंज जो मर्चेंट्स यूज करते थे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में। मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। Our next question is, what was a major change in the Indian economy due to colonialism? ठीक है, A, major supplier of manufactured goods, B, source of raw materials and agricultural products, D, the handloom industry in India flourished, D, India became isolated from the world capitalist economy. इसका correct answer है India became a source of raw materials and agricultural products and a consumer of manufactured goods of Britain. ठीक है, वो ब्रिटेन को ही मोस्टली अपने रॉ मटेरियल्स देता था एंड अब इसके जो चीप जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आते थे वो यूज करता था। ठीक है, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। मेजर सप्लायर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स तो था नहीं, वो रॉ मटेरियल देता था, वो भी ब्रिटेन को। एंड द हैंडलूम इंडस्ट्री इन इंडिया, नो, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। इंडिया बिकेम आइसोलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर बिकॉज वो तो एक्सपोर्ट करता ही था, बट अलग बात वो है कि वो एक्सपोर्ट हो जाता था ज्यादा हमारी कंट्री। नाउ
Our next question is what contributed to the success of the Marwadis during the colonial period? ठीक है, they took advantage of new opportunities, government support, cheap textiles import करते थे या isolate कर देते थे अपने आप को. So the correct answer is they took advantage of new opportunities in colonial cities and built extensive social networks, money lending and trade का. ठीक है, उन्होंने opportunities खोजी colonial cities में अपने से social networks बढ़ाए और अपना यू नो अपने आप को इसमें इन्वॉल्व किया मनी लेंडिंग एंड ट्रेड में. और इसका सबसे ज्यादा बड़ा एग्जांपल अभी जो बुक में दिया गया है वो लाइक एक कम्युनिटी हमारी बिरला कम्युनिटी, उन्होंने काफी अच्छा इसमें किया है इस फील्ड में. Our next question is what transformation did some Marwari families undergo after independence? Now ये दोनों सेम क्वेश्चन है बट ऐसे भी आ सकता है. They transformed from small migrant traders to merchant bankers to modern industrialists जैसे बिरला. They abandoned their business activities and focused on agriculture. They moved back to their original cities and stopped doing business. They lost their wealth and influence in the industry. इसका करेक्ट आंसर है जी. This is the correct answer. They transformed from small migrant traders. जैसे पहले तो उन्होंने अपना सोशल नेटवर्क बढ़ाया, देन वो ट्रेडर्स बने, मर्चेंट वाले सिस्टम्स में आए, मर्चेंट बैंकर्स बने देन, एंड देन मॉडर्न इंडस्ट्रियलिस्ट बने, जिसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल बिरला कंपनी वैसे करके. नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कमोडिफिकेशन? दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे ध्यान देना. Now, commodification क्या है? ये क्या process है? It's a process of things that weren't previously traded in the market becoming commodities. The process of buying and selling goods in the market. The process of producing goods for the market. The process of consuming goods in the market. इसका correct option क्या है? Simple definition है. The process of things that weren't previously traded in the market becoming commodities. मतलब जो चीजें पहले नहीं थी मार्केट में, वो जब commodify हो जाती है, जब वो बेचने लग जाती हैं, मतलब लोग खरीदने लग जाते हैं, उसको बेचने लग जाते हैं, देन उसे हम कमोडिफिकेशन बोलते हैं. जैसे बुक में सबसे अच्छा एग्जांपल है मैरिजेस का, कि कैसे पहले जमाने में जो मैरिजेस होती थी वो फैमिली अरेंज कराती थी एंड कम्युनिटीज अरेंज कराती थी फॉर दैट मैटर. बट अभी क्या हो गया है, अभी जैसे अलग अलग साइट्स आ गए, वेबसाइट्स आ गए, एप्स आ गए, शादी.com, जीवनसाथी.com, जो आपसे एक फी लेते हैं ताकि आप अपने पार्टनर को ढूंढ सको. सो marriage, the concept of marriage has been commodified. Education has been commodified. कैसे एक स्कूल का रोल होता था कि वो अपने बच्चे को पढ़ाए अच्छे से, जो भी स्टूडेंट्स हैं वहां के पढ़ाए अच्छे से, बट यहाँ पे अब कुछ कुछ स्किल्स है, कुछ कुछ कोर्सेज है जो आपको पेड मिलती है अलग अलग कोचिंग क्लासेस में, अलग अलग सिस्टम्स में, अलग अलग एप्स में. तो एजुकेशन इज अल्टीमेटली गेटिंग कमोडिफाइड एज वेल. ठीक है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमोडिफिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजन. पढ़ते हैं इसको. इन अ कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन लेबर इटसेल्फ बिकम्स अ कमोडिटी. ठीक है, लेबर जो है वो कमोडिटी बन जाती है. रीजन, workers must sell their labor power in the market to earn a wage. Is the reason correct and does it correctly explain the assertion? So this is the correct option. मतलब these are the options, इसमें से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है. एंड इसका करेक्ट आंसर है yes, the reason is correct, but it correctly explains the assertion. ठीक है. नाउ इसमें बोल क्या रहा है कि कार्ल मार्क्स ने क्या बोला कि जो ये कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जो कैपिटलिज्म है, ये भी कमोडिफाई होते जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो लेबर है ना, जो स्किल्स हैं, जो काम करते हैं लोग, वो ही एक कमोडिटी बनती जा रही है. क्यों? क्योंकि वर्कर्स अपने लेबर पावर को सेल करते हैं, अपने लेबर को देते हैं जस्ट टू अर्न अ वेज. दिस इज ऑल्सो गेटिंग कमोडिफाइड ओवर देयर. ठीक है, एंड दिस led to the formation of the two new classes. एक होता था कैपिटलिस्ट और एक होता था वर्कर्स. Now capitalists कौन थे? They were they had the means of production, factory owners, ये सब. And workers कौन थे? जो अपने लेबर को देते थे, लेबर पावर को सेल करते थे एंड एक वेज अर्न करते थे. एंड वो वेज काफी ज्यादा कम होता था एंड ये सारे जो प्रॉफिट होते थे वो सारे कैपिटलिस्ट पकड़ लेते थे. ठीक है, एंड दिस लेड टू द वाइड गैप बिटवीन द रिच कैपिटलिस्ट एंड द पुअर वर्कर्स. ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर. मैंने तो पूरा यहाँ पे कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट ही समझा दिया, बट यस, कार्ल मार्क्स इससे रिलेटेड है. कार्ल मार्क्स ने बताया था कमोडिफिकेशन का प्रोसेस, तो इसे लर्न कर लेना तुम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टर्म डिड Max Weber coined to describe the relationship between the goods people buy and the status in society? Consumption, status, cultural, economic symbol. इसका करेक्ट आंसर है स्टेटस सिंबल. ठीक है, तो मैक्स वेबर ने ये टर्म दिया स्टेटस सिंबल रिलेटेड टू व्हाट? कंजम्पशन. तो कैसे जो टर्म है हमारा कंजम्पशन, इट इज नॉट जस्ट टू फुलफिल आवर इकोनॉमिक नीड्स एंड फुलफिल आवर बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स, बट इट ऑल्सो शोज कि हमारा क्या पोजीशन है सोसाइटी में, हमारा क्या स्टेटस है सोसाइटी में. ठीक है, सो
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर कोई आईफोन फोन लेके चले तो वी ऑफन से कि अरे ये कितना अमीर है, ये मतलब इट्स लाइक अ स्टेटस सिंबल। इफ यू हैव एन आईफोन दैट मीन्स यू आर वेरी रिच, इवन तो तुमने वो लोन लेकर लिया है या कुछ बेच कर लिया है। तो दिस इज अ थिंग, दिस इज अ स्टेटस सिंबल। तो जो एडवर्टीजमेंट्स रहते हैं अभी आजकल के, जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं न्यूज़पेपर्स में, टीवी में, बिलबोर्ड्स पर, तो वो भी ऐसे ही शो करते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स को ऐसे स्टेटस दे देते रहे, जैसे हीरा है, डायमंड्स है, उसको भी ऐसे ही स्टेटस सिंबल बना दिया हम लोगों ने। एंड नॉर्मल प्रोडक्ट्स है, उसको भी कल्चर एंड स्टेटस से रिलेट कर लिया है ताकि लोग उसे और खरीदे, एंड स्टेटस सिंबल के थ्रू उसे, इवन दो दैट इज नॉट फुलफिल द बेसिक बायोलॉजिकल नीड, बट फिर भी स्टेटस सिंबल की वजह से लोग खरीदते उसे। ठीक है, आई हैव elaborated दिस थिंग अच्छे से। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, मैक्स वेबर, स्टेटस सिंबल, एडवर्टाइजमेंट, तो तुम लोग ये क्वेश्चंस कवर कर लेना अच्छे से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन कैपिटलिस्ट सोसाइटीज व्हाट डज कंजम्पशन ऑफन रिप्रेजेंट? तो मैंने जितना समझाया है वो इस क्वेश्चन में भी आ गया। द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अ पर्सन, द सिंबॉलिक मीनिंग एंड सोशल डिस्टिंक्शंस ऑफ अ पर्सन, द पॉलिटिकल बिलीफ्स ऑफ अ पर्सन, द एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ अ पर्सन। इसका करेक्ट आंसर है द सिंबॉलिक मीनिंग एंड सोशल डिस्टिंक्शंस ऑफ अ पर्सन। क्या पोजिशन है सोसाइटी में, क्या स्टेटस है सोसाइटी में उस इंडिविजुअल का, ये बताता है कंजम्पशन कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में। व्हाट इज अ मेजर फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन? नाउ दिस इज अ थिंग दैट यू हैव रेड इन पॉलिटिकल साइंस एज वेल, तो बहुत इजी है। डिक्रीज मूवमेंट ऑफ गुड्स, इंक्रीज कनेक्शन ऑफ and integration of markets, decrease reliance on technology, increase isolation from of markets around the world. Now, this I think is the easiest question. So, yes, the correct answer is increased connection. Globalization का मतलब क्या है? पूरे ग्लोब को कनेक्ट करना, तो increased connection, integration of markets, markets आ जाते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, डोमेस्टिक कंपनीज, वो सारे एक जगह रहते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ मेजर चेंज इन इंडियाज इकोनॉमी सिंस द लेट 1980s? 1980s में क्या ऐसा चेंज आया लेट 1980s में इंडिया इकोनॉमी में? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है, it moved from being state controlled to being more open and liberalized. B, it became less connected to the global economy. C, it stopped providing low cost services and labor to Western countries. D, it became less reliant on technology and infrastructure. हमारा correct answer है yes, it moved from being state controlled to being more open और liberalized. So liberalization में क्या process आता है? Privatization आता है, जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वो रिड्यूस हो जाती हैं। इट्स लाइक लिबरेट करना, गवर्नमेंट रेगुलेशंस और जो भी फैक्टर्स है मार्केट में, इकोनॉमी में, उसको सेपरेट करना लिबरलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, सो लेट 90s में ये चेंज आया था। असर्शन रीजन, इंडिया सॉफ्टवेयर सर्विसेज इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। दिस इज आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एक डेफिनेशन आ जाएगा या फुल फॉर्म बताने को आ जाएगा। बीपीओ को क्या बोलते हैं? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। सो इंडिया की जो assertion क्या है? India software services industries and business process outsourcing industries are some of the major avenues through which India is getting connected to the global economy. ठीक है, ये assertion है। कैसे इंडिया की जो ये बीपीओ सिस्टम है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज है, वो कनेक्ट कराती है उसे ग्लोबल इकोनॉमी से। रीजन, दीज इंडस्ट्रीज में फेस अ slump if the US economy does badly, leading to loss of business and jobs in India. तो असर्शन रीजन है, क्या असर्शन राइट है, रीजन राइट है, दोनों को एक्सप्लेन करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यस, द असर्शन इज करेक्ट बट इट डज नॉट एक्सप्लेन द असर्शन, राइट। इसका रीजन क्या होगा, क्यों इंडिया कनेक्ट हो जा रही है अपने सॉफ्टवेयर सर्विसेज इंडस्ट्रीज के थ्रू यूएस से? बिकॉज वो जो अपना आउटसोर्सिंग है, वो जो अपना लेबर है, वो बहुत चीप लेवल में प्रोवाइड करती है। इसलिए तो बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज है, बहुत सारे जो बाहर के देश है, वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द चीप लेबर एंड द चीप कॉस्ट। इसलिए it is getting connected to the global economy. This is the reason. And this statement is also right. These industries may face a slump because देखो मल्टीनेशनल कंपनीज है, यूएस तो ऑलरेडी अ बिग पावर है ही, तो अगर यूएस इकोनॉमी पे कुछ बुरा इफेक्ट आएगा तो वो इंडिया के भी फैक्टर में, इंडिया के भी जो सॉफ्टवेयर सर्विस इंडस्ट्रीज है, जो भी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, मतलब कॉल सेंटर्स में यूजली हम देखते हैं इंडियंस लोगों को यूएस इकोनॉमी में, तो उन पे भी इम्पैक्ट होगा। जब ये गिरेगा तो ये भी गिरेगा। सो दिस इज राइट बट दिस डज नॉट एक्सप्लेन दिस। इसका यही रीजन है कि चीप लेबर परफॉर्म करता है, मतलब देता है, प्रोवाइड करता है इंडिया दूसरे के देशों को। तो दैट्स व्हाई इट इज गेटिंग कनेक्टेड टू द ग्लोबल इकोनॉमी अच्छे से और एक्सटेंसिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज NASDAQ? नास्दाक भी बोल सकते हो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक दो बार आया हुआ है सीयूटी में, एंड ये क्वेश्चन जो है एक बॉक्स से दिया हुआ है।
ठीक है, एंड उसमें कुछ कंटेंट है भी नहीं, उसमें कुछ अच्छे से कॉन्टेक्स्ट दिया भी नहीं हुआ इस बॉक्स में, बट आ सकता है डेफिनेशन, सो आई हैव इंक्लूडेड ओवर हियर, सो इवन इफ यू आर वाचिंग लास्ट मोमेंट में, तो मैंने तुम्हारा सब बॉक्सेस भी कवर कर लिए तुम्हारे अच्छे से। सो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन क्या है? नास्डाक का मतलब क्या? NASDAQ का मतलब क्या है? इज इट अ सॉफ्टवेयर कंपनी बेस्ड इन न्यूयॉर्क? इज इट अ मेजर इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज बेस्ड इन न्यूयॉर्क? इज इट अ टाइप ऑफ अ डिजिटल करेंसी और इज इट अ टाइप ऑफ अ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इट इज अ मेजर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज बेस्ड इन न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क में बेस्ड है, और एक वर्चुअल, इलेक्ट्रॉनिक की जगह तुम्हें ऑप्शन में वर्चुअल भी दे सकता है, वर्चुअल स्टॉक एक्सचेंज है जो न्यूयॉर्क में बेस्ड है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। Our next question is, what makes the Pushkar Fair attractive to the tourist? ठीक है, these are the correct option. These are the options. And इसका correct option क्या होगा? It coincides with a major Hindu religious festival, कार्तिक पूर्णिमा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा वो हिंदू फेस्टिवल है, तो that is कार्तिक पूर्णिमा। Now पुष्कर फेयर में क्या होता है? It involves the exchange of livestock and money. ठीक है, this is बेसिकली द प्राइमरी थिंग ऑफ पुष्कर फेयर, बट जो अट्रैक्टिव बनाती है उसको ये है, बिकॉज यहाँ पे शायद कुछ ऐसा प्रोग्राम होता है दैट इज रिलेटेड टू द फेस्टिवल, कुछ तो लोग जाते हैं पूजा करने के लिए, कुछ तो ऐसा रीजन है विच आई एम नॉट रिमेम्बरिंग राइट नाउ, बट दिस इज द रीजन वाई हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल के वजह से पुष्कर फेयर इतना अट्रैक्टिव बन जाता है। इट इज मार्केटेड ओनली इन इंडिया? नो, दिस इज नॉट द रीजन, दिस इज नॉट द रीजन। इट इज अ मेजर सोशल इकोनॉमिक इवेंट फॉर लोकल्स, लोकल्स के लिए भी है, टूरिस्ट के लिए भी है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, असर्शन रीजन, Indian farmers are facing problems due to liberalization. ठीक है, reason, liberalization policies have led to the reduction in government focus on subsidies and minimum support prices for agricultural products. Choose the correct option. ठीक है, तो इसका correct option क्या है हमारा? Yes, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Now, इंडियन फार्मर्स लिबरलाइजेशन की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, बिकॉज लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? लिबरेट कर दो इकोनॉमी को, जितना भी गवर्नमेंट रेगुलेशन है, कितना भी गवर्नमेंट का मैनिपुलेशन है, वो हटा दो, एंड मार्केट को अपने आप पे काम करने दो, प्राइवेट ओनरशिप लगाने दो हर पब्लिक सेक्टर्स में। सो लिबरलाइजेशन सिंस किसी गवर्नमेंट रेगुलेशंस को सपोर्ट नहीं करता है, तो इट हैज ऑल्सो रिड्यूस्ड द गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइस, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, जो हम फार्मर्स को, जो गवर्नमेंट फार्मर्स को यूजली देती है, एक गारंटीड इनकम के जैसे, कि हाँ वो फार्मर्स की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, एग्रीकल्चर जो भी प्रोड्यूस है उसको खरीदेंगे एंड एक प्राइस देगी, उसको हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। सब्सिडीज की जैसे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड जो भी सीड्स हैं, जो भी टेक्नोलॉजीज है, उनके प्राइस बहुत ज्यादा होते हैं, जो इंडियन फार्मर सपोर्ट नहीं कर सकते, इंडिया के फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उस पर गवर्नमेंट यूजली सब्सिडीज डालती थी ना। लिबरलाइजेशन जैसे ही आया लेट 1980s में, तो उसमें प्रॉब्लम्स आ गए, बिकॉज ये सब अब नहीं होता था। ठीक है, सब्सिडीज नहीं आती थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस नहीं आता था। सो दिस reason is right, assertion is right, and it also explains the assertion. Our next question is, marketization is a process that involves strengthening government regulations to boost economic stability, using market-based processes to address social, political, and economic issues. C, increasing government ownership of industries to ensure economic growth. D, implementing strict controls over wages and prices to manage economy. ठीक है, इसका correct option क्या है? Yes, using market-based processes to address social, political and economic issues. Marketization, उसको हम लोग liberalization का synonym भी देख सकते हैं, because यहाँ पे जो गवर्नमेंट का जो, जैसे मैंने पहले बताया, गवर्नमेंट रेगुलाइजेशन था, जो गवर्नमेंट का सपोर्ट था इकोनॉमी में, जो गवर्नमेंट का रोल था इकोनॉमी वो रिड्यूस होते जाता है। एंड मार्केटाइजेशन इज ऑल्सो द सेम टर्म, जैसे मैंने बताया, इट इज बेसिकली मार्केट बेस्ड प्रोसेसेस, जो प्राइवेट ओनरशिप से आता है, लिबरलाइजेशन से आता है, रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस उनको कम करने से आता है, वो एड्रेस करती है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इश्यूज जो पहले गवर्नमेंट किया करती थी। दिस इज इट। सो विद दिस वी आर फाइनली डन विद आवर चैप्टर। अगर अभी भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, आंसर में दिक्कत आ रही है, कमेंट डाउन बिलो, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर ऑल ऑफ अस टू मेक सच वीडियोस, सो प्लीज डू लाइक and share this video. Subscribe to this channel for more such videos, and all the best for your CET exams.